नमस्कार, सुप्रभात। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज धनतेरस है, दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप तैयार कर लिया है। रोडमैप 2023 आज जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल होंगे। इसके पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री 4 मुख्य विषयों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए गए हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके सुझाव दिए गए। इनके आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप की कार्ययोजना तैयार की गई थी। बता दें कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के मुताबिक रोडमैप जारी करने वाला पहला राज्य होगा। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, पिछले दिनों देखा गया कि लगातार मैराथन बैठकें और अलग अलग विषयों पर वो विषय जो जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए केंद्र में होते हैं, उन विषयों पर मंथन हुआ और अब जो रोडमैप तैयार किया जाएगा, ये पहली मर्तबा है देश में किसी राज्य का जो आत्मनिर्भर बनने के लिए रोडमैप जारी आज होगा। क्या खासियत रहने वाली है और कितने साल में कैसी दिशा इसकी रहेगी? देखिए, बिल्कुल तृप्ति, बात करें जब कोरोना काल आया था उस समय वोकल फॉर लोकल का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और उसी समय से मध्य प्रदेश में जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश के नागरिक जो है, खासकर अगर बात करें तो जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी आत्मनिर्भरता मध्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों से पूरी की जाए। लिहाजा किसानों, व्यापारियों या फिर युवा वर्ग को कम से कम मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़े। इस दिशा को लेकर प्रदेश की सरकार ने मार्च के महीने से काम शुरू कर दिया था। एक समिति जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसमें एक्सपर्ट के साथ में प्रमुख सचिव कई विभागों के शामिल थे और आम जनता की राय के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से सुझाव मांगे गए थे। उन तमाम बिंदुओं के निचोड़ के आधार पर अब जाकर जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खजुराहो के जो सांसद हैं वीडी शर्मा, इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट जो है वो जनता के सामने पेश करेंगे और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्लस्टर के साथ में उद्योग धंधों को किस तरीके से स्थानीय रोजगार के साथ में जोड़ते हुए बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जो लोकल उत्पाद है, मध्य प्रदेश के जो लोकल उत्पाद है उनको दुनिया भर में किस तरीके से प्रसारित किया जाए, जिससे कि स्थानीय उत्पादों के साथ में जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के और ज्यादा अवसर मिले और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर आगे की दिशा में आगे बढ़े। ड्राफ्ट के अंदर कई सारे बिंदुओं के सुझाव मांगे गए थे। आम नागरिकों को उन सुझावों को शामिल किया गया है। एक्सपर्ट्स के जो सुझाव थे उनको भी शामिल किया गया है। आज जब मुख्यमंत्री इस पूरे रोड मैप को जनता के सामने रखेंगे, ड्राफ्ट को जनता के सामने रखेंगे, तो देखना होगा कि किस तरीके से तैयारियां मध्य प्रदेश ने 3 साल के अंदर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर की गई है। प्रदेश सरकार की यह कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था उसी के तहत आगे बढ़ाते हुए कम से कम 2023 से पहले मध्य प्रदेश अपने जरूरत के हिसाब से जो उत्पाद या फिर जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करे। लिहाजा आज का दिन काफी है मध्य प्रदेश के लिहाज से और यह माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार जब पूरी स्थिरता के साथ में आई है, उपचुनाव में परिणाम सामने निकल कर आ चुके हैं, अब यह बिल्कुल तय है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार कायम रहेगी, बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ में कायम रहेगी। ऐसे में सरकार का जो पहला कदम है वो मध्य प्रदेश के आज इस पूरे ड्राफ्ट के माध्यम से जनता के सामने पेश किया जाएगा। तृप्ति, शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो ये रोडमैप 2023 तक का है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जो रोडमैप आज जारी करेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा की तिकड़ी को दिया है। उन्होंने कहा कि ये तिकड़ी मध्य प्रदेश में अब कभी कांग्रेस को नहीं आने देगी। उमा भारती ने सिंधिया की तारीफ करते हुए कहा कि सिंधिया विजय के प्रतीक बन गए हैं। वो प्रियंकर और शुभंकर दोनों हैं। उन्होंने पहले हमारा सुपड़ा साफ किया था और अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। उमा ने यह भी कहा कि इस चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं का मजबूत चरित्र भी सामने आया है। 2 साल पहले कार्यकर्ताओं ने जिन्हें हराने में दम लगाया, इस चुनाव में उन्हीं को जिताने में दम लगाया। उमा ने 9 सीटों पर बीजेपी के हार पर दुख भी जताया है। उमा भारती ने सांची में भीतरघात के आरोप झेल रहे गौरीशंकर शेजवार का बचाव भी किया। उन्हें जारी नोटिस पर उमा भारती ने कहा कि नोटिस महज औपचारिकता है। मैं चाहती हूं कि शेजवार पर कोई कार्रवाई न हो। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की है। मैं पहला श्रेय तो मैं जनता को, कार्यकर्ताओं को दूंगी, दूसरा मोदी जी के नाम को दूंगी और तीसरा ये 3 लोग जिसमें शिवराज जी लीडर थे,
वीडी शर्मा शुभंकर थे और ज्योतिरादित्य प्रलयंकर थे। मैंने वीडी शर्मा को कहा है कि आप उनकी एक्सप्लेनेशन को लीजिए, क्योंकि फिर तो आपको ऐसे हर विधानसभा में कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन शेजवारी जी ने तो प्रमाण दिए कि उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि वो एक औपचारिकता हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है, इसलिए विपक्ष में रहकर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का। दरअसल कमलनाथ कांग्रेस विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस विधायकों की बैठक कमलनाथ के निवास पर बुलाई गई थी। बैठक में सभी विधायकों के साथ उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों के कांग्रेस प्रत्याशियों को भी बुलाया गया। बैठक में उपचुनाव की हार को लेकर मंथन हुआ। कमलनाथ ने कहा कि दिवाली बाद फिर विधायक दल की बैठक होगी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मजबूत विपक्ष के रूप में रहने के साथ ही कांग्रेस को आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटना है। साथ ही 2023 के चुनाव की तैयारियां भी अभी से शुरू कर देना है। जनता के साथ खड़े होकर सड़क पर लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है और पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, मंडी चुनाव हो, इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हुए कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद रखते हुए पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, प्रदेश हित में काम करेंगे और इसके लिए हमें मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता पड़ी प्रदेश के विकास के लिए, तो वह भी करें। सीएम भूपेश बघेल चिटफंड के निवेशकों को राशि बांटेंगे। राजनांदगांव जिले के 16,796 निवेशकों को राशि ट्रांसफर होगी। 7,32,95,000 रुपए खातों में ट्रांसफर करेंगे। तो सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया जा रहा है। चिटफंड कंपनी पर लगातार कार्रवाई के बाद अब सरकार ने जिस तरीके से सख्ती से कार्रवाई की थी, जो चिटफंड कंपनी के कर्ता धर्ता थे उनकी संपत्तियां भी सीज की गई थी और लगातार उन पर कार्रवाई जारी थी। इस बीच निवेशकों को सीएम सौगात देंगे। चिटफंड कंपनी में जिन्होंने निवेश किया था उनके खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल चिटफंड के निवेशकों को राशि देंगे। राजनांदगांव जिले के 16,796 निवेशकों के खातों में पैसे ट्रांसफर होंगे। 7,32,00,000 की रकम है जो ट्रांसफर की जाएगी। ₹7,32,95,000 रुपए खातों में ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राजनांदगांव जिले के चिटफंड के निवेशकों को राशि बांटी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से लगातार चिटफंड कंपनियां एक जाल बिछाकर रखी हुई थी और कई लोगों के पैसे फरार कर ये कंपनियां पैसे लेकर ये कंपनियां फरार हो गई। ऐसे में सरकार ने इससे सख्ती से निपटने के लिए कई नियम भी बनाए, साथ ही कार्रवाइयां भी लगातार की गई। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने भी वादा किया था कि चिटफंड कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और निवेशकों को पैसा वापस लौटाया जाएगा। आज राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को पैसे वापस दिए जाएंगे, राशि ट्रांसफर की जाएगी। ₹7,32,95,000 की राशि है जो अलग अलग निवेशकों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राशि ट्रांसफर करेंगे। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, चिटफंड कंपनियां जो बड़ी मात्रा में यहां पर आई और लोगों के पैसे उन्हें रिझाकर उनको धोखा देकर ठगी करके कैसे भी करके उनसे पैसे ले लिए और फरार हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादा सरकार ने किया था वो अब पूरा हो रहा है और निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये किस दिशा में काम सरकार कर रही है? दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ राजनांदगांव जिले के लोगों को ही आज खातों में पैसे मिलेंगे? देखिए, यदि अब पूरी सरकार की रणनीति पे देखें तो लगातार एक एक करके वो जनता के विकास पर काम करते जा रही है। कल भी हमने देखा था कि 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया था। आज जो कदम उठाने जा रही सरकार ये उनकी घोषणा पत्र में से एक में शामिल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफ़ी मात्रा में चिटफंड कंपनियाँ आई जिन्होंने आम लोगों को धोखे में रखते हुए उनकी जमा पूंजी हड़पने की कोशिश की थी। लेकिन सरकार ने साफ निर्देश दिए थे कि
वो ऐसे कंपनियों पे सख्त कार्रवाई करेंगे और उनकी आखिरी दम तक कोशिश रहेगी कि निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। इसमें हमने देखा था कि पिछले कुछ समय में जो चिट फंड कंपनियां हैं उनके प्रमोटर्स हैं, उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध किए गए, कुछ लोगों में मामले में गिरफ्तारी भी की गई और रिकवरी भी की गई है। और उसी के तहत सरकार उन रिकवरियों के माध्यम से और अपने तरफ से जो निवेशक थे उनको पैसे लौटा रही है। शुरुआत इसकी राजनांदगांव जिले से हो रही है। आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इनका जाल फैला हुआ था, तो जिन जिन जिलों में, जिन जिन शहरों में लोग इस प्रकार की चिटफंड कंपनियों के शिकार हुए हैं उनको सरकार राहत देगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो राहत मिलने जा रही है। जो जमा पूंजी उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से बचत करके रखी थी चिटफंड कंपनी में, झांसे में आकर उन्होंने लगाई थी। हालांकि अब सरकार एक एक करके निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है। इससे पहले राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए निर्धारित किसानों की पंजीयन अवधि को बढ़ाकर 17 नवंबर तक कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन ने तारीख बढ़ाने का आदेश जारी किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव की ओर से प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर और पंजीयक सहकारी संस्था को किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले पंजीयन की अंतिम तारीख 10 नवंबर थी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन रखा है, लेकिन बारदाने की कमी की वजह से धान खरीदी की शुरुआत नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में त्योहारों पर गिफ्ट पॉलिटिक्स का एक नया दौर शुरू हुआ है, जिसके तहत विपक्ष उपहार मांगकर या भेजकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है। प्रदेश में धान खरीदी 1 महीने देरी से शुरू करने के सरकार के फैसले को विपक्ष ने किसानों के साथ अन्याय बताते हुए दिवाली पर सरकार को बारदाने गिफ्ट के तौर पर भेजे हैं। दूसरी ओर सरकार का साफ कहना है कि धान खरीदी में देर करने की उनकी कतई मंशा नहीं है, लेकिन बिना पर्याप्त बारदानों की धान खरीदी संभव नहीं। त्योहारों पर मेल मुलाकात और उपहार देना हमारे देश की पुरानी रीत रही है, लेकिन दिवाली पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बारदाने गिफ्ट कर उपहारों को सियासी हथियार बनाने के नए चलन को आगे बढ़ाया है। दरअसल प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने के पीछे प्रदेश सरकार ने बारदानों की रुकी सप्लाई का कारण बताया, जिस पर भाजपा का सीधा आरोप है कि सरकार जानबूझकर किसानों का धान देर से खरीदकर उनके साथ अन्याय कर रही है और इसीलिए भाजपा दिवाली पर सरकार को बारदाने गिफ्ट कर रही है, ताकि वो बारदानों की कमी का बहाना छोड़कर धान खरीदी शुरू करे। बारदाना की कमी है, केंद्र हमको बारदाना नहीं दे रही है, बारदाना का शॉर्टेज है, तो किसानों को उम्मीद थी कम से कम दीपावली के पहले कुछ धान खरीदी हो जाए। तो बारदाना के यदि विषय आ रहा है तो हम किसानों के भावनाओं का अभिव्यक्ति के लिए बारदाने को दीपावली गिफ्ट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में और माननीय कृषि मंत्री जी के निवास में भेज रहे हैं। बारदाने का बहाना बना रहे हैं। बारदाना सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है कि वो बारदाना दे। बारदाना तो स्टेट गवर्नमेंट को खरीदना है, वो कहीं से भी खरीद सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश भर में देना, ये सिर्फ बहाना मार रहे हैं। भाजपा के आरोप पर प्रदेश सरकार पहले भी कई बार अपना पक्ष रख चुकी है। मामले में मुख्यमंत्री तक बारदानों की बाधित सप्लाई की बात बताकर विपक्ष को इस मुद्दे पर ओछी राजनीति न करने की नसीहत तक दे चुके हैं। अब बारदाने गिफ्ट करने पर कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार लगभग 2.5 लाख जो बारदाने छत्तीसगढ़ में आने थे वो नहीं भेजे हैं। तो बारदाने भेंट करना है तो मोदी जी को भेंट करें और छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में बारदाने छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराएं। वैसे प्रदेश सरकार को घेरने के लिए त्योहार के मौके पर गिफ्ट पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी भाजपा महिला नेत्रियों ने रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री को राखियां भेजकर उन्हें शराबबंदी का वचन याद दिलाया था और अब दिवाली पर बारदाने देकर धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। देखना होगा दिवाली पर विपक्ष की ये गिफ्ट पॉलिटिक्स किसानों को क्या तोहफा दिला पाती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
बालोद जिला के डौंडी वन परिक्षेत्र के खुर्सी टेकुर के पास बुधवार शाम को हाथी के हमले से एक वनकर्मी बुरी तरह घायल हो गया। क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी को देखने वनकर्मी के साथ 2 लोग सर्चिंग पर थे। अचानक 2 हाथियों ने 47 साल के ब्रजलाल पर हमला कर दिया। उनके साथ आए साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए पत्थर मारकर बड़ी मुश्किल से हाथियों को वहां से भगाया। तब जाकर दैनिक वेतन कर्मी ब्रजलाल की जान बच पाई, लेकिन उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। घायल ब्रजलाल ग्राम साल्ही का निवासी है। बता दें कि पिछले 21 दिनों से हाथियों का एक दल डौंडी के ग्राम जबकसा, खुर्सी टेकुर और लिमाउडीह के आसपास जंगल में मौजूद है। इस दल में लगभग 22 हाथी होने की संभावना जताई गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित रहने अलर्ट कर दिया। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में नशे की पार्टी कराने वाले संचालकों पर 2 तरफा शिकंजा कसता दिख रहा है। एक तरफ तो क्लब के संचालक हरबख्श बत्रा ने पुलिस को क्लब के संचालन में अपना हाथ न होने के कागजात दिए थे, तो दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड के सामने क्लब संचालन के अधिकार संबंधी डील से इनकार किया था, जिसे लेकर अब पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड से बत्रा के जवाब की कॉपी मांगी है। यानी बत्रा की हालत एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली हो रही। अब तक अपने रसूख के दम पर पुलिस की कार्रवाई से बच रहे क्वींस क्लब के आधा दर्जन डायरेक्टर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी वजह है रायपुर पुलिस की ओर से हाउसिंग बोर्ड को लिखा एक पत्र। पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड को पत्र लिखकर हरबख्श सिंह बत्रा की तरफ से लॉकडाउन और क्लब संचालन के नियम शर्तों के उल्लंघन पर दिए विस्तृत जवाब की कॉपी मांगी है। अब यही पत्र संचालक हरबख्श सिंह बत्रा समेत एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के आधा दर्जन संचालकों के लिए गले की फांस बन रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में पार्टी और गोलीकांड के लिए एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सभी डायरेक्टर दोषी माने जाते, लेकिन तब हरबख्श सिंह बत्रा ने पुलिस को ये कहते हुए गुमराह कर दिया था कि उसने 9 करोड़ 11 लाख रुपए में सौदा कर क्लब के संचालन का अधिकार जैन और सिंघानिया परिवार को बेच दिया है। लिहाजा क्लब के संचालन में उसका कोई हाथ नहीं है, इसलिए पुलिस उस पर कोई कार्रवाई भी न करे। अपनी इस दलील के समर्थन में बत्रा ने इस डील के कागजात भी पुलिस के सामने कर दिए, लेकिन जिस दलील की दम पर बत्रा पुलिस की कार्रवाई से बच निकला, उसी दलील को हाउसिंग बोर्ड में पलट दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लब संचालन की शर्तों के मुताबिक बत्रा न तो क्लब के संचालन का अधिकार किसी को दे सकता है और न ही उसे किसी और को बेच सकता है। यहाँ उसने ये कहा कि क्लब संचालन अब भी उसकी कंपनी कर रही है और उसने किसी को क्लब का ट्रांसफर नहीं किया है। अब पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड से इसी जवाब की कॉपी मांग ली है। जवाब में कंट्राडिक्शन है, जिस संबंध में हमने हाउसिंग बोर्ड को एक लेटर लिखा है कि जो भी जवाब उन्होंने क्वींस क्लब के जो ऑनर है उन्होंने दिया है वो जवाब हमें वहाँ से मिल जाएगा, फिर उसके बाद आगे हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस का ये दाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड से बत्रा के जवाब की कॉपी मिलने के साथ ही उसका झूठ भी बेपर्दा हो जाएगा। ऐसे में बत्रा और उसके बाकी दूसरे डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी का भी रास्ता खुल जाएगा। पुलिस ने दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स को भी पत्र लिखकर एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सभी डायरेक्टर्स की जानकारी मांगी थी। हालांकि अब तक वहां से इसका जवाब नहीं आया है, लेकिन पुलिस इसे भी एक अहम सबूत मान रही है। नई दिल्ली से जानकारी आने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए रिमाइंडर उस टाइम के बीत जाने के बाद ही हम भेजते हैं। जैसे ही जानकारी आएगी फिर उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि अपने रसूख के दम पर कार्रवाई से बच रहे क्वींस क्लब के रसूखदार डायरेक्टर्स पर पुलिस क्या और कितनी जल्दी कार्रवाई कर पाती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। राजनांदगांव जिले के सुदूर वनांचल मोहला में यहां के शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों की मेहनत से 275 शासकीय स्कूल स्मार्ट हो गए हैं। यहां लगभग 300 एंड्रॉयड टीवी के जरिए बच्चों को शिक्षा मिल रही है। मोहल्ला क्लास के जरिए स्कूल बच्चों तक पहुंचा और शासन की पढ़ाई तुहर दुआर योजना ने इन शिक्षकों में नया जोश भर दिया है। मोहल्ला के सोमा टोला के शिक्षक राजकुमार यादव ने स्कूल में स्मार्ट क्लास की स्थापना की और फिर उनकी नवीन सोच से भी शिक्षक जुड़ने लगे। मोहल्ला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 275 स्कूलों में लगभग 10,356 विद्यार्थी नई तकनीक से पढ़ रहे हैं। उर्वाही में ब्लॉक के सभी शिक्षकों ने स्मार्ट शाला का उद्घाटन किया। कोरोना काल में सेवा देने वाले शिक्षकों को शिक्षा सारथी सम्मान भी दिया गया है। इस आयोजन में संसदीय सचिव इंदर शाह मंडावी, राजनांदगांव कलेक्टर TK वर्मा और SP D श्रवण भी शामिल हुए।
जो बच्चे हैं उनको मैं डिजिटल माध्यम से, मल्टीमीडिया माध्यम से कैसे मैं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकूं, इसलिए ऐसे मैं अपने मित्रों से, अपने विभागीय अधिकारियों से चर्चा करके स्मार्ट टीवी का जो लगाने का प्रयास किया। मोहल्ला ब्लॉक में, विधानसभा मोहल्ला मानपुर क्षेत्र में, मोहल्ला ब्लॉक में पूरा 279 स्कूल पढ़ाई तुम्हारे द्वार मोहल्ला क्लास के माध्यम से स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं, जिन्हें हमारे पूरा शिक्षक साथी मन के सहयोग मिले हैं। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं धनतेरस के बाद, धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली और धनतेरस पर छत्तीसगढ़ के बाजारों में जमकर धन वर्षा होगी। दोनों शुभ दिन पर करीब 2000 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। बाजार में दिख रही भीड़ से मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धनतेरस और दिवाली पर इस बार रायपुर के बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। कोरोना संक्रमण के बाद भी राजधानी के सराफा बाजार, बर्तन बाजार, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े के अलावा दूसरी दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ जुट रही है। कारोबारियों ने भी अलग अलग ऑफर्स के जरिए ग्राहकों के स्वागत की तैयारी कर रखी है। जानकारों का अनुमान है कि इस बार प्रदेश में दिवाली पर करीब 2000 करोड़ का कारोबार होगा। सराफा मार्केट की ही बात करें तो इस बार 2 दिन में करीब 500 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है, क्योंकि सोने चांदी जैसी धातुओं के दाम में स्थिरता की वजह से लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं। क्योंकि हर साल धनतेरस ऐसा दिन है जो सोने की डिमांड ज़्यादा ही रहती है, लोग सोना लेते ही हैं। पिछले साल से अच्छा ही होने की हमें उम्मीद है। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी उत्साह दिख रहा है। गाड़ियों की बम्पर बुकिंग हो रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 500 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी इतने ही कारोबार की उम्मीद है। ये दिवाली में मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल और वन प्लस कंपनी ने जो 2 नए मॉडल निकाले हैं, जिसके चलते एक उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बनी पड़ी है, और एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल का क्रेज़ बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 180 से 200 करोड़ का टर्नओवर जाना चाहिए। डिमांड ज़्यादा आ रही है और सप्लाई जो है कंपनी से, ऑटोमोबाइल कंपनियों से सप्लाई सुफूर्तु या जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो पिछले महीने भी बहुत अच्छा कारोबार हुआ है और इस महीने भी हमें लगता है कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में 400 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार होना चाहिए। कोरोना काल के बाद भी कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने में कंजूसी नहीं की है। वहीं प्रदेश सरकार पहले ही किसानों के खाते में पैसे डाल चुकी है। ऐसे में ये पैसा मार्केट की चकाचौंध तो बढ़ाएगा ही, यानी करीब आधे साल से आर्थिक संकट से जूझ रहे बाजार में जमकर धन वर्षा होने वाली है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।